आते, वीकेंड घूमने गोवा जाते, बीच साइड पर सन के बीजे सनपात नहाते। सोचूं मैं ये प्यारी नौकरी बढ़ना जब जब होता है, बिना पढ़ाई सब मिल जाए ऐसे थोड़ी होता है। जो मन में आता वो कह पाता, भीड़ से ना मैं घबराता। जो मन में आता वो कह पाता, भीड़ से ना मैं घबराता। मार मन की डुबकी में शब्दों को मैं ढूंढ लाता। ख्यालों में मैं उलझा, क्या उलझन से ही हल होता है। पर मैं झूठा, ऐसे थोड़ी होता है, नहीं ऐसे थोड़ी होता है। तो सब वेटिंग क्लियर हो जाए, सब वेटिंग क्लियर हो जाए, सारे चलान जो हुए माफ हो जाएं, कर्म कांड जो किए वो मिट जाएं, टूटे जो दिल वो फिर जुड़ जाएं, चलो हम लोनावला जाएं। पर देखूं जब जब बैंक बैलेंस वो हरदम खाली होता है, देखे आगे क्या। और अभी तक अगर किसी का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो ब्रो प्लीज रजिस्ट्रेशन करिए। सभी को हम फिर से एक बार और इसी के साथ साथ सहयोग भी करिए, कॉर्पोरेट भी करिए, क्योंकि ये मोबाइल फॉर उम्स ये एक ऐसी मोमेंट है जो अलग अलग सन्नाटर को लेके बनाई है। तो उसके लिए Nothing is the bonsai. तो हम लोग प्रोग्राम का आगाज करने वाले कि हमारे जो ये अतिथि है जो बेस्ट आए वो यहाँ पे पहुंच गए हैं, तो हम लोग उसका शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं सभी का स्वागत करता हूँ, सभी को इनकलाब में सलाम पेश करता हूँ, सत्कार नमस्कार सलाम पेश करता हूँ। और आज हम यहाँ सिर्फ एक प्रोग्राम के लिए नहीं आए हैं, बल्कि दोस्ती मोहब्बत और एकता के एक नए वादे के लिए इकट्ठे हुए हैं। यहाँ पे लोग कहते हैं ना कि प्रोग्राम्स, बट हम लोग यहाँ पे प्रोग्राम के लिए नहीं आए। हम लोग जो नफरत का बाजार है उस नफरत के बाजार में मोहब्बत का पैगाम देने के लिए आए हैं। और आज जो अतिथि है इस प्रोग्राम के लिए वो आए, तो जैसे वो अंदर आएंगे हम लोग उनका इस्तकबाल तालियों के साथ करना है। वो हमारे अतिथि जो और एक ऐसे शख्स है कि जो इस मोहब्बत के इस नफरत के दौर में भी मोहब्बत का पैगाम सरेआम देते आए हुए हैं। तो मैं सभी लोगों से गुजारिश करूंगा कि जोरदार ताली के साथ हमारे अतिथि मुसा की स्वागत के वो प्रतिशत के लिए प्रोडक्शन के लिए स्वागत करने जाता है। सो हम दस्तरपान करते हैं अतिथि चाची का। तो ये नशे तो दौर में कहापन का पैगाम तेरे पे लोगों में चाह यहाँ पे हसी पोते को मैं सिर्फ तो हम लोग प्रोग्राम का आगाज करते हैं। तो मैं सबसे पहले मुंबई फॉर पीस, क्योंकि ये प्रोग्राम जिसने ऑर्गेनाइज किया है, तो मुंबई फॉर पीस के बारे में, मुंबई फॉर पीस की जर्नी के बारे में, मुंबई फॉर पीस के प्रोग्राम्स के बारे में आज सामने रखने के लिए मैं इस्तकबाल करता हूँ समूह वाले जुमलों। तो सभी से मुंबई फिर हालमन ख्याल आया, टीवी का कहीं मधु किया जाना, एक तरह मियाँ की ही हर दिल असीसी और कदरो वक़्त का इतराफ। चुनाचे इस जज्बे के मातहत मुल्तरिम साहब की बीवी की तारीफ में रब्बुल लिसान हो गए। मेरे ख्याल से रब्बुल लिसान का मतलब समझाने की जरूरत नहीं है, बहुत आकुल लिखी हैं, बहुत ऐसी इंसान लिखियां कहाँ नजर आती हैं आजकल। जरूर चाहो सियाफत में, बल्कि कोई मौका हो तो उन्हें भी अपने यहाँ मदऊ कर लो। साथ ही एक मशवरे की
फैसले की सूरत में पेश किया, अब बच्चे तो जाएंगे ही साथ में। चची ने कुछ बिगड़ के कहा, पड़ोसियों को नहीं ना ले जाओ। चचा को ये जवाब नागवार ना गुजरा। एक तो चची बोली आहिस्ता से थी, दूसरी कुछ ज्यादा आम फहम बात न थी। बहरहाल वो एक सहलाते हुए मुड़ने लगे, फिर रुक गए। कहा मुलाजिम जवाब का इंतजार कर रहा है। चची ने जवाब में चुपन को मुखातिब किया, कम बखत खुदा के लिए करी खत्म भी कर, चुप चारे है किए जा रहा है। इस वक्त से बिरज प्याली लिए बैठी हो, न खुद पीनी नसीब हुई है, न भी नौकरों को मिली है। इधर चाय ठंडी हो रही है, इधर बाहर से जवाब का तकाजा चला आ रहा है। आप जाली है, ऐसा मौका और चचा अपनी खिदमत पेश करने सब उच्च है। बोले हम लिख दें जवा। चची बोनी ने बस आप ले लेते थे, माफ कीजिए, फारिग होकर मैं अपने आप ही लिखूंगी। रोके जाने का बायस चचा ज्यों कर पूछे, बोले ज्यों, हमें सब इतना नहीं आता। चची में चुप ही रहना मुनासिब समझी। चचा को कुछ तस्कीन न हुई। अब कोई फारिद खतीब तो लिखी नहीं है, दावत मंजूर करनी है तो कसब लिखना है, तो इसका लिखना कौन सा तू शीरनामा है। लिखने में चुटन में तो जल्दी से चाय का घूंट भरा था, वो छू बन गया। चाय की कुलनी चची के कपों पर पड़ी, वो उलेल रही थी, फिर इसमें चाय फूक उनका हाथ हिल गया, सारी की सारी चाय कपों पर आ पड़ी। सच्ची अरे रात व्यक्ति उन्हीं तौलिए से कपड़े पोषने लगी। इधर बाहर से आवाज आई, साहब मिलेगा जवाब। चची ने घबरा कर चचा से कह दिया, अच्छा ठीक है ये आ जाऊंगा। अब क्या? चचा को मुंह मांगी मुराद मिल गई। खत व किताबत के मुताल्लिक जरूरी सामान फराहम किए जाने के अहकाम सादिर हों। अरे बुंदू, मेरे भाई जरा 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 जा लबक के खत लिखने का सामान बोले आ। क्या क्या लाएगा बोला? कलम, दवा और कागज। शरफ चल 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 देखूं, मगर कौन सा कागज है? आसमानी रंग का बढ़िया गूंदार, वो जिसकी कॉपी सी दो ना। हाँ जरा जरा दिखाना अपनी कुंडे। ओ सुनियो सुनियो, चल गया। अरे लिफाफा भी तो चाहिए होगा। अरे भाई कोई लिफाफा भी तो लाओ। तू जा पर ले आ वजीदा। अरे तू जा पर नीले दिन कहो लिफाफा न संदूकचे में रखा है, लकड़ी के संदूकचे में। अरे अलमारी में होगी संदूकची, हरी अलमारी में। सुनिया जा जा खुलती सुन। अब ये तो चर्चा की आदत न ठहरी कि एक मर्तबा याद करके कह दें कि क्या क्या चीजें चाहिए। किधर उन्दू गया, उधर जासिद याद आ गया। जासिद मैंने वॉकिंग पे गया। उधर बुंदू गया, उधर जासिब या अरे अरे हाँ, अरे ओ जासिब भी तो लाना। अरे भाई जासिब जासिब। कोई नहीं सुनता। ये अमामी कहाँ गया? अबे अमामी के बच्चे, देखें इस बदमाश की हरकतें। हूँ बस काम निकलने की देर है, अब ये खाओ काम। काम का नकाती का, दुश्मन अनाज का। जरा जरा तुम चले जाते मियाँ कशे का है को जो हरी काबी है ना नुस्खों की। अरे वो जिसमें हम नुस्खे नहीं लिखा करते। अच्छा कूल मास को। अरे भाई कीमिया के नुस्खे और काहे के लाहौल के लाकुत ना कापी, हरी कापी नुस्खों वाली। खैर अब तुमने नहीं देखी तो मैं क्या था, वो हमारे तकिए के नीचे रखी है, उसमें एक जासिर रखो, निकाहो लाओ। देखना देखना अमा सुनो। अरे हाय लल्लू, ए मियाँ अबे लल्लू के बच्चे। अच्छा हालत है लल्लू को, बस ऐसे घबरा जाते हैं जैसे रेड जी पकड़नी हो। कद्दू तू जाकर कहना जाजिर न लाए, कापी ही में आए। आखिर खत भी को किसी चीज का लिखना हो ना, हाथ पर रब कर तो इतने से रहा हो। सुना मेरी बात, सुना ना, कहीं हमारा चश्मा भी रखा हो तो वो भी ले तेरा। लीजिए सर। 1-2 मिनट में घर का घर मसरूफ हो गया।
एक को कोई चीज मिल नहीं रही, दूसरा खाली हाथ चला आ रहा है कि फलां चीज नहीं मिलती, कोई कहता है कि फलां चीज ताले में बंद है, चाबियों को अच्छा नहीं है, चाबियां ढूंढी जा रही हैं, चचा पिघो हैं, मूंछों से चिंगारियां निकल रही है। अरे आंखें हो तो कोई चीज सुझाई दे, और फिर ये भी तो नहीं कि हम यहाँ खड़े हैं, हमसे आकर कहें इस हर फलां चीज अपने ठिकाने पर नहीं है, कहाँ होगी। सुराग रसान के बच्चे हम तलाश करके रहेंगे, उठने में तो इनकी सुक्की होगी है, अना पर अरफ आता है। अभी फिर अब क्यों आए? हम लोग खुद तक हम अपनी जगह पर चीज नहीं है तो तुम्ही बदमाशों ने कहीं रखती होगी। खैर खुदा खुदा करके तमाम चीजें जमा हो गई। चचा ने चश्मा लगाया, कुर्सी पर विराजमान हुए, लड़के चीजें लिए इर्द गिर्द खड़े हो गए। कागज संभाला, बाकी नीचे रखी, अलम हाथ में लिया, देखते हैं वो उसका निब नदारत, उसका निब कहाँ लिया? अल्लाह, अबे इस अंधे इससे लिखूंगा मैं, ये इससे लिखना होता तो मैं अपनी उंगली से नहीं लिख लेता, तुझे कलम लानी वो क्यों कहता? मगर ये उतारा किसने इसका में? इस बदतमीजी और बद तहजीबी के माने है। मैं आन मालूम करके रहूंगा ये हरकत किस नामाकूम है। बाहर से आवाज आई, अजी साहब जब आपके लिए खड़े हैं। चची ने ये सब कैफियत देख रही थी और दिल ही दिल पेट उपाप खा रही थी। आवाज सुनकर न रहा गया। बोली, खुदा के लिए रब ये जरा बंद करो और लिखना है तो खत लिख दो। वो गरीब बाहर खड़ा सूख रहा है, ये कलम नहीं तो मेरा कलम मौजूद है, क्या बनो मेरा कलम ना दे। चचा इस वक्त जोश में थे और महज एक जरा सी तकलीफ के लिए नहीं बल्कि एक उसूल की खातिर बात उद्दून दे रहे थे। उस वक्त चची को भी बरसा, तुम्हारी ही शहर प्रति नौकर और बच्चों की आदतें बिगड़ रही हैं, ये जरूर इन्हीं में से इसी भी है की हरकत है। कोई बच्चा या मुलाजिम हमारे इस कलम से तफरी करता रहा है और किसी ने इसका निब जाया किया। कलम को सब और से लिखो और सच सच बताओ ये किसकी किसकी है। इतने में बन्नो चची का पलंग लिया। चचा का आखिरी फिक्रा सुनकर उसने कलम पर निगाह डाली। वो बोली, नाम कलम, अब्बा मियाँ कल आप ही ने तो इज़हार कर निकालने के लिए इसका मुंह उतारा था। चचा ने घूर कर बन्नो को देखा, कलम को देखा, कुछ सोचा, खंकार कर गला साफ किया, कुर्सी पर पैंतरा बदला, कनखियों से चची अम्मा पर नजर डाली, कलम अन्नो के हाथ से ले लिया, सर झुकाकर अंगूठे के नाखून पर उसका निब टेस्ट करने लगा। तो चलो अब इसी से काम चल रहा है। मुकाबला पिछली गुफ्तगू के आवाज का सुर जरा नरथुन था। जो लड़का दवात लिए खड़ा था उसे आगे बढ़ने को में क्या खत लिखना शुरू क्या। अलकाद भी लिखा बोला कि बोले, अरे ये चार डिब्बिया में खत्ता ताबस फासिया दूसरा मुबाया, लेकिन निफ्ते निफ्ते रुक पे। खुद देर तक मजमून सोचते रहे, आखिर फिर लिखना शुरू किया। निब कितनी देर में खुश्क हो चुका, आंख समझे दमाग में स्याही कम था, कलम बेतकल्लुफी से दमाग में डुबो दिया और तहरीर शुरू करने की देर थी कि स्याही का ये बड़ा तबड़ा कागज उस कागज में भी ढाल दिया। तीसरा कागज मंगवाया, उस पर 2-3 सदरें लिख गए। उसके बाद कलम रोकते कुछ लिखा, जो लिखा था उसे पढ़ा और चेहरे पर कुछ कब्ज किसी कैफियत उलिदा हो गई है। चची की तरफ देखा, खत को देखा, ऊपर से फाड़ डाला, अनके से उनके से खत के कागजों की कॉपी ही गया। कागजों की कॉपी आ गई और रुकने का जवाब बेफिक्री से लिखा जाना शुरू हो गया। कभी कलम की शिकवा कि निब दुरुस्त नहीं है, कभी दवात की शिकायत कि स्याही ठीक नहीं, फीकी है, कोई जाज़िब बुरा है कि ये जाज़िब है कि पतंग बनाने का ताक़त। हर शिकवा एक नया कागज सिखा करने की तंबीह। इसी पौन घंटा वहां आया। वहां मुलाजिम बेचारा आवाजों पर आवाजें दिए जा रहा। इधर चच्ची फारिग हो चुके थे,
ابھی یہ قصہ ختم کرنے کا تنازع کر رہی ہیں، بار بار کہہ رہی تھی کہ یہ تم مجھے دو حکم اور دوات میں ابھی 2 منٹ میں لکھ دیتی ہوں خط. مگر چشا یہ قابلیت کی یہ توہین کیوں کر برداشت نہیں؟ سب بات ہے مگر خط لکھنے سے باز نہیں آئے، پینترے پر پینترا بدل رہے ہیں اور کاغذ پر بھی کیے چل جاتے ہیں. اب میں کیا کروں؟ قلم ٹھکانے کا دواب درست لکھوں اپنے سر سے؟ ادھر یہ سب بلائیں میرے سر پہ آن چڑھی ہیں. ارے کم بختوں تدا تینی ذرا پھڑے کھڑے ہو، میرا تم الجھ رہا ہے. خان متی کا تماشا تو ہو نہیں رہا کہ پیڑے بول رہے ہو. ابھی دیکھا نہیں خط کیسے لکھا جاتا ہے؟ اچھا بھائی سن لیا ذرا دم لو. خالی تو بیٹھے نہیں، جواب بھی لکھ رہے ہیں نو. خیر بھائی یہ ٹماٹ پڑے لاؤ. اب میں ہر بار کرسی پر سے اٹھ کر ڈبو لوں؟ انہوں نے میرے حواس غائب کر دیے ہیں. ہتھیلی پر سرسوں جمانا چاہتے، نہ جانے کہاں کی عرضی نویس ہیں جو 2 منٹ میں جواب لکھ گئی. آخر دعوت منظور کرنی ہے، ٹکا سے جواب کو لکھنا نہیں ہے. ارے پرے خط لکھنے میں کیا، 2 منٹ میں چاہو کو لکھ کو، لیکن وہ کیا خط جس کا نہ املا صحیح ہو نہ منشا درست. وہی خط تو ہو. ارے بھائی آ رہا ہے جواب، آ رہا ہے. کچھ کام ہے تو ہمیں کام نہیں ہے. ہے تو اب نیچے اپنا نام نہیں کیا. میری عمر جڑوا کی طرف سے خطوں کا جواب لکھنے میں تو گزری نہیں کہ ان باتوں کا خیال بنے. میں تھپا ماروں گا اگر پھر زبان کھلے. اس جگہ ہاتھ ہی نہیں کپتا، نالائق بےہودہ نہیں کا کام چھوپنے والا حاصل. اب تفصیل کہاں تک عرض کو؟ پورے 1.5 گھنٹے خط لکھا گیا اور اسے جلدی بند کر کے چچا نے باہر ملازم کے حوالے کر دیا. اسے بھی ایک مفسر سا مچر بلایا. یہ دوسروں کی فرقت دوائی ڈالنا کوئی کمیسی کی بات ہے. خط لکھنا کوئی مذاق نہیں ہے. ایسا ہی سہل کام ہوتا کہ تم اس کر گاڑی پیر پہیا کر کے اوزی کیوں دماتے؟ آج کہیں منشی گیری نہ کر رہے ہوتے. زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تمہیں کیا معلوم تمہارے میاں لکھنے سے پہلے قریبوں سو تجار کرتے ہیں. خط دیکھ کر چچا گھر میں آئے، خوش تھے. یہ دیر ہوئی تو کیا ہوا، خط ہی کھد گیا. اطمینان سے ہاتھ ملنے لگے. جچی بھری بیٹھی تھی، بولی خالی ہاتھ ملنے سے کیا ہوگا، صابن ملو کن انگلیوں کی سیاہی چھوٹے. چچا نے انگلیوں کو دیکھا تو باتیں کالی سیاہی ہو رہی تھی. ابھی کچھ بولنے نہ پائے تھے کہ چچی نے ایک اور فطرہ پسائی. خیریت گزری، یہ بھنگن کے آنے سے پہلے خط لکھ لیا گیا، ورنہ اسی دن اطلاع دینی پڑتی کہ دوبارہ آئے. نیا نے آج خط لکھا ہے. چچا نے گنکھیوں سے صحن کو دیکھا. کس کرسی پر بیٹھ کر خط لکھا تھا اس کے چاروں طرف پتلی کاغذوں کی پوڑیاں متلی پڑی تھی. کچھ کہنا چاہا مگر فقرہ منہ میں ہی رہ گیا. ہم سلی کر اسو خانے میں چلے گئے. ہاتھ دھو کر مردانے میں جا بیٹھے. پنگن آ کر سہم صاف ڈل گئی تو اندر آئے. اپا بھروایا، بیٹھ کر پینے لگے. چچی کی باتیں دل میں کھٹک رہی تھی. ان کی گوش نوازی کے لیے اپنے آپ کو مناسب مخاطب کر کے اپنے آپ سے کہنے لگے اعتراض کرنے کو سب تیار ہیں. اس پھوہر گھر میں جہاں نہ کوئی چیز اپنے ٹھکانے پر بیٹھی ہے، نہ کوئی نوکر سے نیتے کا موجود ہے، وہ اس سے کوئی خط لکھ کر مجھے دکھائے کرنا تھا. اور خط لی، ارے خط چاہے 2 منٹ میں لکھ دو، اگر ہو اس طرح نہ املا درست ہو نہ عشاء سے ہوں. خط ہو کہ جسے پڑھ کرو جھومنے لگے اسے اور اسے یادگار کے طور پر سہان کے رکھے. ایسا خط لکھنا چاہے. چچی خوب جانتی تھی کہ ایسے موہوں پر جن صلح صفائی نہ کی گئی تو بات دن بھر جنی کپی رہے گی. تو کنی امی کن یہ کب نے کہا کہ جواب اچھا نہ لکھا بگا.
बस खुश हो गए चचा। बस, वो तो उनके नौकर को जल्दी बड़ी थी, ना मैं तुम्हें बढ़ते समाता। तब तुम भी दाद दे सकती थी। वक्त मुंसलिम साहब की बीवी खत के मुतालिक कुछ कही तो मुझे जरूर बता देना। मैं से ये चाहूँ उनसे ना कहना कि खत मैंने लिखा। ला लेकिन मुझ उस वक्त आया जब दोपहर को मुंसलिम साहब की बीवी के यहाँ से फिर एक लिफाफा आया जिसमें चचा छक्कन का लिखा हुआ खत रखा था और साथ में एक रुक्का था जिसमें ये लिखा था, यारी बहनों शायद गलती से किसी और के नाम का खत मेरे नाम के लिफाफे में रख दिया गया, वापस भेज रही हूं। बराए मेहरबानी इत्तला दीजिए कि आप रात को तशरीफ ला सकेंगी। चची ने चचा का लिखा हुआ खत पढ़ा तो उसकी इबारत ये थी, तैयार हो रही है। जमीलुल मुनाफिब अमीरुल एहसान साद इनायत, यहां बाफजल इज्जत मुतअल्लिल अमाल खैरियत है और सेहत तंदुरुस्ती आपकी बदरगाह है मुजीब दागात खमसुल औकात मुस्तदई। सूरत हाल यह है कि तरद्दुफ नामा सात मसूद में फलूज हुआ। इरशाद सामी और हुक्म गिरामी के इंतसाल में उज्र करना बंदगान मुरव्वत वो फतूहत से क्यों करनी के तमानियत कुल्ली हो कि वक्त मुय्यन पर हाजिरी के शर्फ और इफ्तिखार का हुसूल मायानाज बसफरा मुतसब्बर मौका शर्फ और इफ्तिखार के हुसूल मुतसब्बर होगा। इलाही तर जहां बाशी व इकबाल जमा बख्त जमा दौलत जमा साल नमी का खुटीर और तफसीर। मुद्दा यह था कि आपका खत मिला, बहुत खुशी हुई और हम जिस वक्त आपने मुबयन किया है उस वक्त से ऊपर। अब ये खत आने के बाद चचा छक्कन बार बार मुख्तलिफ महफिलों में अपनी राय का इजहार कर रहे हैं कि औरतें अमूमन और मुंसलिम साहब की बीवी खसूसन नाकिसुल अक्ल नावाकुल और चची को उनकी दावत हरगिज़ कबूल नहीं करनी चाहिए। Dachig go pala, Lena. So the Saudi made on itself at the partner. Wow, born to the ओह, नसीब भाई का बहुत बहुत शुक्रिया नहाने के लिए। है और आप सही को दी ताज एरे दिए एक मजहर उल्फत ही सकी तुझको इस वादी रमदीन से अकीदत ही सही मेरे महबूब पहीमार मिलाकर उसे बज़्म शाही बेगरीमो अब बस्तर क्या करना सद जिस राह में हो सत्वदे शाही के निशान उस पे उल्फत भरी रूहों का गुजर क्या मेरी महबूब पसे पर्दा तशहीर वफा मेरी महबूब पसे पर्दा तशहीर वफा तू नेल सतपत के निशानू
یہ ابھی ختم ہوگا قصہ ہو نہیں؟ اور اگر نہیں ہوگا تو مجھے بتا دیجیے تو میں اسی حساب سے. میری محبوب پس پردہ تشہیر وفا، تو نے سطوت کے نشانوں تو دیکھا کرتا. سطوت یعنی کہ شہنشاہوں کا. میری محبوب پس پردہ تشہیر وفا، تو نے سطوت کے نشانوں کو تو دیکھا ہوتا. مردہ شاہوں کے مقابر سے بہلنے والی اپنے تاریک مکانوں کو تو دیکھا ہوتا. انگنت لوگوں نے دنیا میں محبت کی ہے، انگنت لوگوں نے دنیا میں محبت کی ہے. کون کہتا ہے کہ صادق نہیں تھے جذبے؟ کون کہتا ہے کہ صادق نہیں تھے جذبے ان کے؟ لیکن ان کے لیے تشہیر کا سامان میں ہی، کیونکہ وہ لوگ بھی اپنی ہی طرح مفلس تھے. یہ عمارت و مقابر، یہ فسیمیں، یہ حساب، مطلق الحکم شہنشاہوں کی عظمت کے ستون، جذب ہے جن میں تیرے اور میرے اجداد پاسوں. میرے محبوب انہیں بھی تو محبت ہوگی، میرے محبوب انہیں بھی تو محبت ہوگی جن کی سمنائی نے بخشی ہے اسے یہ شکل جبی. ان کے پیاروں کے مقابر رہے اے نام و نمود، آج تک جلائی میں کسی میں ان پہ کندی. یہ چمن زاو، یہ جمنوں کا کنارہ، یہ محل، یہ نقش تر و دیوار، یہ محراب، یہ پات، ایک شہنشاہ نے دولت کا سہارا لے کر ہم غریبوں کی محبت کا اڑایا المسات. میرے وزن فیض صاحب کی اور ایک صاحب صاحب کی، اور یہ دونوں اس لیے میں آپ کو فرحان صاحب کہ ان دونوں نظموں میں یہ دونوں شاعر بتاتے ہیں کہ دو وہ لکھتے ہیں وہ کیوں لکھتے ہیں. پہلی نظم ہے فیض صاحب کی، اس کا عنوان ہے موضوع سخن، the subject of speaking. سخن یعنی کہ بولنا، گننا بھی ہوگا. موضوع سخن. گل ہوئی چاپی ہے افسردہ سلگتی ہوئی شان، گل ہوئی جاتی ہے افسردہ سلگتی ہوئی شان، دھن کے نکلے گا ہی چشم مہتاب کے بعد. گل ہوئی جاتی ہے افسردہ سلگتی ہوئی شان، دھن کے نکلے گی ابھی چشم مہتاب سے رات، اور مشتاق نگاہوں کی سنی جائے بھی، اور ان ہاتھوں سے مس ہوں گے یہ ترسے ہوئے ہاتھ. ان کا آنچل ہے کہ رخسار کے پیراہن ہے، ان کا آنچل ہے کہ رخسار کے پیراہن ہے. کچھ تو ہے جس سے ہوئی جاتی ہے چمن رنگین، جانے اس سرف کی موہوم کھری چھاؤں میں ٹمٹماتا ہے وہ آویزہ ات کہ نہیں. آج پھر حسن دلارا کی وہی دھج ہوگی، آج پھر حسن دلارا کی وہی دھج ہوگی، وہی خوابیدہ سی آنکھیں، وہی کاجل کی مکیر، رنگ رخسار پہ الکا سا غازے کا غبار، سندلی ہاتھ پہ دھونی سی ہنا کی بحریر. اپنے افکار کی اشعار کی دنیا ہے یہی، اپنے افکار کی اشعار کی دنیا ہے یہی، جان مضموں ہے یہی، شاہد معنی ہے یہی. آج تک سرخ و سیاہ صدیوں کے سائے تلے آدم و حوا کی اولاد پہ کیا گزری ہے،
मौत और जीस्त की रोजाना सफाराई में हम पे क्या गुजरेगी, अजदाद पे क्या गुजरी है। इन दमकते हुए शहरों की फरावां मखलूक क्यों फकत मरने की हसरत में जिया करती है। इन दमकते हुए शहरों की फरावां मखलूक क्यों फकत मरने की हसरत में जिया करती है। ये हंसी खेत फटा पड़ता है जौबन जिसका, क्यों इसमें फकत भूख उगा करती है। ये हर एक सिमत पुरस्रार खड़ी दीवारें, ये हर एक सिमत पुरस्रार खड़ी दीवारें जल बुझे जिनमें हजारों की जवानी के चराज। ये हर एक गाम तो उन ख्वाबों की मख्तल गाहें यानी मर्डर स्पॉट, द मर्डर स्पॉट ऑफ ड्रीम्स। हर एक कदम पे, वो हर एक गाम पे इन ख्वाबों की मख्तल गाहें जिनके परतों से चरागा हैं हजारों के दिमाग। ये भी हैं, ऐसे भी और कई मतमू होंगे, लेकिन उस शोख के आहिस्ता से खुलते हुए होठ, आए उस जिस्म के कमबख्त दिलावेज फतूत। आप ही कहिए, कहीं ऐसे भी मजमू होंगे। अपना मौजू सुखन इनके सिवा और नहीं, अपना मौजू सुखन इनके सिवा और नहीं, तब ए शायर खत्म इनके सिवा और नहीं। फटिया इसी मौजू पर साहिब लुधियानवी साहब के नज़्म मेरे गीत। मेरे सरकश तराने सुनकर, मेरे सरकश तराने सुनकर दुनिया ये समझती है कि शायद मेरे दिल को इश्क के नगमों से नफरत है। मेरे सरकश तराने सुनकर दुनिया ये समझती है कि शायद मेरे दिल को इश्क के नगमों से नफरत है। मेरे ख्याल से आनंद पटवर्धन इसके साथ बहुत आइडेंटिफाई कर सकते। मेरी सरकश तराने सुन के दुनिया ये समझती है कि शायद मेरे दिल को इश्क के नगमों से नफरत है। मुझे हंगामाए जंग जदल में कैफ मिलता है, मेरी फितरत को खून रेसी के अफसानों से रहबत है। दुनिया ये समझती है मेरी सरकश तराने सुनकर, मेरी दुनिया में कुछ वक़्त नहीं रक्स व नगमे की, मेरा महबूब नगमा शोर आहंग के बगावत है। मगर ऐ काश देखें वो मेरी पुरसोज रातों को, मगर काश देखें वो मेरी पुरसोज रातों को, जब मैं तारों पे आंखें गहा कर देखती हूँ मेरी बुसों को। मैं जब तारों पे नजरें गाड़ कर आंसू बहाता हूं, तसव्वुर बन के भूली वारदातें याद आती हैं, वो सोज़ दर्द की शिद्दत से पहरों दिल मिलाता। कोई ख्वाबों में खाबीदा उमंगों को जगाती है तो अपनी जिंदगी को मौत के पहलू में पाता है। मैं शायर हूं, मुझे फितरत के नजारों से उल्फत है। मैं शायर हूं, मुझे फितरत के नजारों से उल्फत है। मेरा दिल दुश्मन नगमा सराई हो नहीं सकता। मुझे इंसानियत का दर्द भी बख्शा है कुदरत ने, मुझे इंसानियत का दर्द भी बख्शा है कुदरत ने। मेरा मकसद फकत शोला नवाई हो नहीं सकता। जवां हूं मैं, जवानी लफ्ज़िशों का एक तूफान है। जवां हूं मैं, जवानी लफ्ज़िशों का एक तूफान है। मेरी बातों में रंग पारसाई हो नहीं सकता। मेरे सरकश तरानों की हकीकत है को इतनी है, मेरे सरकश तरानों की हकीकत है तो इतनी है कि जब
میں دیکھتا ہوں بھوک کے مارے کسانوں کو، غریبوں کو، مفلسوں کو، بے کسوں کو، بے سہاروں کو، سسکتی نازنینوں کو، ترقتے نوجوانوں کو، حکومت کے تشدد کو، امارت کے تکبر کو، کسی کے چتروں کو اور شاہی خزانوں کو، تو دل تاب نشاط تھے، بزم عشرت لا نہیں سکتا۔ حکومت کے تشدد کو، امارت کے تکبر کو، کسی کے چتڑوں کو اور شہنشاہی خزانوں کو تو دل تاب نشاط دے بزم عشرت لا نہیں سکتا۔ میں چاہوں بھی خواب آویز ترانے گا نہیں سکتا۔ مجھے پوری امید تھی کہ رضا غالب کی کچھ فرمائش آئے گی، لیکن نہیں آئی تو میں خود ہی آپ کو سنا دیتا ہوں۔ لیکن دیکھیے ان کی کوئی مشہور نظم یا غزل میں آپ کو نہیں سناؤں کو، اور آپ کو سننی ہو تو آپ بیگم نور جہاں کی آواز میں، جگجیت بھائی کی آواز میں، عبدہ پروین کی آواز میں، یہ ان کی حسین آوازوں میں یہ نظمیں سن سکتے ہیں۔ میں آپ کو ایک ایسی نظم سنانا چاہتا ہوں جس سے زیادہ لوگ آشنا نہیں ہیں، لیکن اس کا آخری مصرع ہر ایک کو معلوم ہے، اور یہ اس لیے کہ دیکھیے علامہ اقبال نے غالب کے بارے میں کہا تھا، انہوں نے ایک نظم لکھی غالب کی شان میں، اور یہ کہا اس میں ایک مصرع ہے کہ تھا سراپا روح تو، تھا سراپا روح تو بس میں سخن پہ کر تیرا، سیب محفل بھی رہا محفل سے پنہا بھی رہا۔ یعنی کہ سب مجھے جانتے بھی تھے اور جانتے بھی نہیں تھے، کیونکہ غالب کو سمجھ لکھنا ہی مشکل ہے جتنا اس مجھے، اور جب میں غالب کو بھی کی اداکاری کرنے والا تھا، فضول صاحب بھائی نے مجھے سمجھایا، تو لکھو غالب کو سمجھنے کی کوشش مت کرو، 7 جنموں میں وہ سمجھ بھی نہیں آئے گا تمہارے کو، اور کسی کردار کو کھیلنے کے لیے اس کو سمجھنے کی قطعی ضرورت نہیں ہوتی، اس کے حالات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب میں غالب کو ہاتھ سنچوں، گاندھی جی کو ہاتھ سنچوں، یا آئنسٹائن کو، یا برنارڈ شو کو، تو کوشش ہی نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن یہ نظم غالب کی شخصیت کی کچھ پرتیں کھولتی ہے، اور غالب صاحب کی پوری پرسنالٹی سامنے آ جاتی ہے اس نظم کے قول کے یا اس کو سنا کے، کیونکہ اس میں ان کی مجبوریاں، ان کے حالات، ان کا اہم، ان کی خوشامد کرنے کی صفت بھی، اور ان کی اعلیٰ رائمنگ ڈیسنس اس میں موجود ہے، ان کی اپنی مفلسی کے بارے میں، ان کی اپنی مجبوریوں کے بارے میں، لیکن وہ اپنی اکڑ کبھی نہیں چھوڑتے۔ تو یہ ایک عرضی ہے جو انہوں نے بہادر شاہ ظفر کو لکھی تھی، کیونکہ ان کے دادا کی پینشن ان کے پاس آیا کرتی تھی، جو کہ دادا نے برطانوی حکومت کی خدمات کیے تھے، تو وہ غالب صاحب کو بھی ملا کرتی تھی، لیکن ہر 6 مہینے بعد۔ اب غالب صاحب کے شوق جو تھے وہ ذرا پیتی تھے، اب 6 مہینے میں ایسا میں آئیے تو انہیں منظور نہیں تھا، تو انہوں نے سوچا کہ میں بہادر شاہ ظفر کو سیدھے ہی ایک خط لکھتا ہوں جس میں میں اپنی عرضی پیش کروں، جس میں اور کریں خوب مکھن بھی لگایا ہے اور اپنی عقل بھی نہیں چھوڑی ہے۔ وہ اے شہنشاہ آسماں اور رنگ، اے شہنشاہ آسماں اور رنگ، اے جہاندار آفتاب آثار، ہاں میں ایک بے نوائے گوشہ نشیں تھا، میں ایک ترت مند سینہ فگا، تم نے مجھ کو جو آبرو بخشی، ہوئی میری وہ گرمی بازار، کہ ہوا مجھ سا ذرہ ناچیز، روشنا سے ثوابت و سیاح، پورے کاسموس کو سمجھنے والا آپ نے جو مجھ پہ
प्रेम करम किया, नजर करम किया। शाद हूं लेकिन अपने जी में कि हूं बादशाह का गुलाम कामगुजार, खानमजाद और मुरीद और मद्दाफा हमेशा से ये अरीसा निगार। अरीसा निगार के बेटे पर्जी लिखने बका। बारे नौकर भी हो गया संज ठुक्र, निस्बतें हो गई मुशख्खस चार। ना कहूं आपसे तो किससे कहूं, मुद्दे जरूरी अलिजहार। ना कहूं आपसे बपुस्से कहूं, मुद्दे जरूरी इजहार। कुछ तो जाड़े में चाहिए आखिर, कुछ तो जाड़े में चाहिए आखिर, तानदे बाद ज़महरीर अज़हार। क्यों न दरकार हो मुझे पोशिश अपने, क्यों न दरकार हो मुझे पोशिश, जिस्म रखता हूं है अदर चबाल। कुछ खरीदा नहीं अब के रस, कुछ बनाया नहीं अब के साल। राख को आद और बिल में धूप, भाड़ में जाए ऐसे लैलो नहार। आम ताबे कहां तलक इंसान, आम ताबे कहां तलक इंसान, धूप खाए कहां तलक जानदार। मेरी तनख्वाह जो मुकर्रर है, उसके मिलने का है अजब हंजार। रस्म है मुर्दे की छमाई एक, रस्म है मुर्दे की छमाई एक, हक का है ऐसी चलन पे मदार। मुझको देखो तो हूँ वक़ैद हयात, और छमाई हो साल में गोबा। बस के लेता हूं हर महीने कर्ज, और बहती है सूद की तकरार। बस के लेता हूं हर महीने कर्ज, और बहती है सूद की तकरार। मेरी तनख्वाह में तिहाई का शरीक हो गया साहूकार। आज मुझसा नहीं जमाने में, शायरिन नफ्स गो और खुश गुफ्तार। आज मुझसा नहीं जमाने में, शायरिन नफ्स गो और खुश गुफ्तार। जुल्म है गर न दो सुखन की दाद, हसब है जो न करो मुझसे याद। आग का बंदा और फिरूं नंगा, आपका बदला और फिरूं नंगा। आपका नौकर और खाऊं उधार। मेरी तनख्वाह कीजिए माह पमाह, तान हो जिंदगी दुश्वार। खत्म करता हूं दुआ पे, शायरी से नहीं मुझे सरोकार। खत्म करता हूं दुआ पे, शायरी से नहीं मुझे सरोकार। तुम सलामत रहो हजार बरस, हम बरस के दिन हों 50,000। वो बस हो गया। अब इसके बारे में एक तो जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया कि उर्दू का वजूद ही खतरे में है। कहीं कहीं पर इसे एक विदेशी जबान ठहराया जा रहा है, एक ऐसी विदेशी जबान जो इस मुल्क में पैदा हुई, इस मुल्क में पनपी और इसी मुल्क में बोली जाती है, ऐसी विदेशी जबान मार के उर्दू का। तो आमतौर पे लोग समझते हैं कि उर्दू का अदब या उर्दू की शायरी बहुत ही संजीदा होती है। गम और टूटे हुए दिल रुबर, उलाहब और शराब और मैं खाना और साकी और चांद चौखटाओं में चुप्पिया वगैरह। ये मुझे भी इल्म नहीं था कि बहुत ही काफी सारे उर्दू के मज़ाहिया मुसन्निफ़ भी थे, जिनमें इम्तियाज अली ताज साहब का नाम सबसे अव्वल आता है। इम्तियाज अली ताज पाकिस्तान में रहने वाले थे। उन्होंने तर्जुमा किया था एक कहानी का, जेरोंग की किताब है 3 Men in a Boat, जिसमें एक चैप्टर है अंकल पॉजर हैंड्स अ पिक्चर। तो उसका उन्होंने तर्जुमा किया था और फिर बाद में उन्होंने उस अंकल पॉजर को चाचा छक्कन नाम दिया। और फिर चाचा छक्कन के बारे में एक पूरा सिलसिला उन्होंने लिखा, जो हर हफ्ते मेरे ख्याल से हफ्तावार किसी हफ्तावार अखबार में छपा करता था। पर ये पूरी किताब जो है, इसमें चाचा छक्कन की ही कहानियां हैं। तो इस कहानी का उन्वान है
چچا چھکن نے ایک خط لکھا. وثوق سے یہ کہنا بڑا مشکل ہے کہ چچا چھکن جب کسی کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو اس وقت ان کی ذہنی کیفیت کیا ہوتی ہے. نوائی کے شوق سے ناچار بپینا یا محض تستری خلق کا جذبہ دامنگیر ہوتا ہے کہ فلت اپنے آپ شو آف کرنا چاہتے ہیں یا خدا کی مخلوق کی مدد کرنا چاہتے ہیں, کہ ان کی دماغی کیفیت کیا ہوتی ہے. خود نمائی کے شوق سے ناچار ہوتے ہیں یا مذہب دستگیری خلق کا جذبہ دامنگیر ہوتا ہے. ذرا دیر کو مان لیجئے کہ دونوں ہی باتیں ہوتی ہیں, خود نمائی کا شوق بھی اور دستگیری خلق کا خیال بھی. تو میں کہتا ہوں کہ ایک بار یہ ہونا ممکن ہے, 2 بار ہونا ممکن ہے, 1-2 بار نہ صحیح 10-20 بار ہونا ممکن ہے, پر آخر دنیا میں تجربہ کی تو کوئی چیز ہے. کبھی تو خیال نہ آئے کہ اے شخص بیٹھے بٹھائے کچھ ہی نہیں ہلہلا اٹھا کرتا ہے, تو نے آج تک کوئی کام سریتے سے نپٹایا بھی, کہیں حاصل بھی ہوئی کامیابی, کسی نے داد بھی دی, تیز کاروائی کی, چارہ تیری کا دعویٰ وہ کرے جسے اپنے تجربہ کاری پر تکیا ہو. آج ہی کا واقعہ ہے کہ ایک دعوت نامے کا جواب لکھنے کی ضرورت چچی کو پیش آئی. اتفاق سے چچی کا ہاتھ کا ہوا تھا. چچا چھکن ہنس کے معمول فارغ بیٹھے تھے. جواب مختصر سا لکھنا تھا, کام کی جلدی کر پائے. پھر کیا امر انہیں اپنی خدمات پیش کرنے سے مانے ہو سکتا تھا. چنانچہ لکھا آپ نے ست جواب. اس کے لیے کیا کچھ اہتمام ہوا, گھر میں کیسا ہلڑ مچال, اور پھر کیا نتیجہ نکلا. اس کی داستان سنانے سے تعلق رکھ دیا. آدمیوں میں کہ صبح کے وقت چچی دلان میں چارپائی پر بیٹھی بچوں کو چائے پلا رہی تھی. چچا چائے سے فارغ ہو کر صحن میں کرسی پر پپلو بیٹھے ہتا پی رہے تھے. ایک گائے خریدنے کی ضرورت ابا اور امتیاز علی صاحب انہوں کے سفین لفظوں کے ساتھ کس قدر مذاق کرتے ہیں, ان میں ایک تنگ کی بھی اولٹی ہے. چچا چائے سے فارغ ہو کر کرسی پر بیٹھے تھے. ایک گائے خریدنے کی ضرورت اور اس کے متوقع فوائد و نقصانات کے انفرادی و اجتماعی نتائج و عواقب کے متعلق, یعنی کہ ایک گائے خریدنے کے فائدے اور نقصان کے متعلق چچی کو علم بخشا جا رہا تھا کہ اتنے میں باہر دروازے پر کسی نے آواز. بندو بھاگتا ہوا گیا اور ایک خط لے کر واپس آیا. چچی پھر چھٹن کو چائے پلا رہی تھی. خط لا در انہوں نے چی کے پاس رکھ دیا. اتنے میں برچ کی چائے ختم ہو اور چچی خط اٹھائیں. چچا نے 10 بار پوچھ ڈالا تھی کس کا خط ہے, کہاں سے آیا ہے, کس نے بھیجا ہے, کیا بات ہے. چچی چڑ گئی, ارے توبہ ہے, کھولنے پائی نہیں اور سوالات کا تانتا باندھ دیا. مجھے غیب کا علم تو آتا نہیں کہ دیکھے بغیر بتا دوں کس کا خط ہے. چچا کچھ خفیف سے ہو گیا. یہ کہہ کر بے نیازی سے سر موڑ کر جلد جلد پپے کے کش لگانے لگے. گنگو نے کہا, بیو صاحب آدمی جواب کا انتظار کر رہا ہے. یہ سن کر چچا سے 4-5 کش دے کر اٹھ کھڑے ہوئے, کرتے میں ہاتھ ڈال کر پیٹ کھجاتے رہے, پھر میں تکلفی کے انداز سے ٹہلتے ہوئے باہر نکل گئے. چند منٹ بعد واپس آئے. کچھ دیر بے ترتیبی سے صحن میں ٹہلتے رہے, منتظر تھے کہ چچی شاید مخاطب ہوں. آخر نہ رہا گیا, وہ خود ہی پوچھ لیا, کیا لکھا ہے مولوی صاحب کی بیگم ہے.
चची ने चाय की पिरिस छुट्टन के मुंह से लगाते हुए बेपरवाही से कहा, रात को खाने पर बुलाया है। चचा का एतराज और तामुल सब हो गया। अच्छा सैयद जानत कोई तकरीब टुगेदर। चची ने किसी कदर सरसरी अंदाज में कहा, बात क्या होगी, मीर मुंशी साहब की बीवी मुझसे मिलना चाहती थी, इन्हें और मुझे बोन आने पर बुलाया। शायद मजीद इत्मीनान हासिल करने को चचा बोले, अच्छा तो क्या जनाना ज़ियाफ़त है? यहाँ आने के लिए। और मैंने पता नहीं ये ऑलरेडी हो चुका होगा, मगर सबके नाम कहीं पे लिखे गए हैं। इन्हों की मुंबई जो है ये काफ़ी यानी वैसे मुंबई में हम हमेशा एकता के लिए लोग काम करते आए हैं, तो ये एक और सिलसिला शुरू हुआ है और इसमें आप ज़रूर शामिल रहें। हम कई प्रोग्राम्स करना चाहते हैं, किए भी हैं और आगे भी करना चाहते हैं। जैसे हमारे देश में जो कैंसल कल्चर शुरू हुआ है, ये मसीर भाई का भी कैंसिल किया, तो हमने उससे आगे बढ़ के प्रोग्राम किया। फिर आनंद तुमड़े का भी कैंसिल किया था एक टॉक, तो वो भी हम करना चाहते हैं। तो इस तरह से आप शामिल होते रहें और जहाँ पे जंग शुरू हो जाती है तो उसके खिलाफ भी हम लड़ेंगे। अभी भी दुनिया काफ़ी हालत खराब है, आज ही शुरू हुआ है जंग ईरान के ऊपर। कभी ईरान पे होता है, कभी किसी और पे होता है, क्योंकि यहाँ जो दुनिया में जो हसला बनाते हैं और बेचते हैं उन्हीं का राज है पूरी दुनिया, और इसके खिलाफ है लड़ना ही होगा सबको मिलके। तो इसलिए यहाँ समीर भाई नहीं तो और भी बात करें, लेकिन हम यहाँ ख़त्म करते हैं प्रोग्राम को। आप पे उसको माइक्रोफोन का तो शायद आवाज़ अब काफ़ी ठीक हो गई है। तो मसीह भाई से सवाल आपके होंगे तो आप खबर की या तो कुछ सवाल शुरू करते हैं। हाँ, आइए सामने आ जाइए, तो बहुत दूर तक नहीं लाना पड़ेगा। आप माइक है आ रहा सर। तो वेट ये नमस्कार साथियों। मेरा बस बहुत छोटा सा सवाल है। बहुत बचपन में चचा छक्कन के किस्से पाठ्यक्रम में पढ़ा था, उसके बाद आज सुन रही भी किताब कहाँ से पब्लिश्ड है, बस यही जानना सर है। ये जरा मुश्किल से मेरे हाथ आई। मेरे रोज मेरे महबूब उस्ताद जमील साहब यहाँ तशरीफ फरमा है, मेरे ख्याल से उन्होंने मुझे ये दी थी और उन्होंने ही मुझे चचा छक्कर के बारे में बताया था। कुमन डाइट और वो बना उसका जतन तत्कन ने ओपन तो कपड़े दिए, बहुत शानदार है। उसी में जाऊंगा मैं आपस में जाने का भी तू जाते हैं। एक बार मैं माइक दे रहे ना पर मैं बाई एनी चांस दिल्ली से आज ही आई हूँ और जामिया में प्रोफेसर हूँ हिंदी की। इसलिए मुझे इस किताब की जरूरत थी, तो प्लीज मुझे बता दीजिए कहाँ से मिलेगी। नहीं ठीक हो नहीं कैसे सुनना निकले। चले छक्कन की किताब उर्दू में एक बॉम्बे की कुतुबखाने में दस्तयाब है और हिंदी में रेख्ता पब्लिकेशन पे इसको पब्लिश किया हुआ। बन था हाँ, ये वो एक सब बात है। बहुत शुक्रिया सर। मेरा कोई सवाल तो नहीं है, बस आपसे गुजारिश है कि फैज की वो नज्म बोल के लब आजाद है। ये बहुत शो लो भाई तो we can begin the यहाँ पे
वरना मैं जरूर सुना देता आपको। फोन पे मिल जाए, फोन पे मिल जाए। मेरे बैंक की रिसीट है, हम खड़े मांगे। नमस्कार सर, मुझे मराठी और हिंदी कविताओं का बहुत शौक है, पर मैं उर्दू शायरी से इतना वाकिफ नहीं हूँ। और अगर मैं सीखना चाहूँ और कविताओं के बारे में और एक्सप्लोर करना चाहूँ तो मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए? मेरे ख्याल से आप विक्टर क्योनन साहब ने फैज की भी और गालिब की भी, इकबाल की भी तर्जुमे किए हैं। और तर्जुमा ही नहीं, उन्होंने उस वर्स को उसको एक्सप्लेन भी किया है। उर्दू में भी लिखा हुआ है, देवनागरी में भी लिखा हुआ है और रोमन में भी लिखा हुआ है, और उसका अर्थ भी उन्होंने दिया है एक कविता के अंदाज में और एक ब्रोज के अंदाज में। तो मेरे ख्याल से आप विक्टर क्योनन साहब की किताबें अगर तलाश कर पाएं तो मेरे ख्याल से वो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। चलिए साहब, आपकी फरमाइश पर। बोल के लब आजाद हैं तेरे, बोल के लब आजाद हैं तेरे, बोल ज़बां अब तक तेरी है। तेरा सुतवां जिस्म है तेरा, बोल के जान अब तक तेरी है। देख के आहंगर की दुगाह में तुंद हैं शोले, सुख है आहन। खुलने लगे उफलों के दहाने, फैला हर एक संजीव का दामन है। बोल ये थोड़ा वक्त बहुत है, बोल ये थोड़ा वक्त बहुत है, जिस्म ज़बां की मौत से पहले। बोल के सच जिंदा है अब तक, बोल जो कुछ कहना है कह ले। आगे रख दिया फिर भेजा। हेलो सर, यहाँ है सर। मुझे लगता है नाम हेलो सर, मेरा नाम विजय। सर मेरा नाम विजय है। मेरा कुछ सवाल नहीं है, लेकिन सर का एक पॉडकास्ट देखा था मैंने यूट्यूब पे। तो उसमें सर ने बोला कि अगर आप मेरे पास ग्रामर में काम करने आओगे तो काम नहीं दूंगा, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारे लोग हैं। तो एक बात और बताइए कि अगर आपका खुद का ड्रामा खड़ा करना है तो आप कर सकते हैं। तो क्या करना है? स्क्रिप्ट लेना है, 4 औरतों को, दोस्तों को लेना है, रिहर्सल करनी है और लोगों के सामने परफॉर्मेंस करना है। तो वो बात सर मैंने अपने ध्यान में रख दी और मैंने खुद का एक ड्रामा का ग्रुप बनाया है और अब 6 साल से मैं उसके शोज कर रहा हूँ मराठी में। मेरे रोमटे आ रहे हैं, मुझे हिंदी भी ठीक तरह से नहीं आती, लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ। तो आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ये बात मैं सर को बता नहीं सकता था, उन तक पहुंच नहीं सकता था, लेकिन इस माध्यम से आज मैं यहाँ आ गया और ये बात मैं सर से बता रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। और कौन सी भैया, वैसे ये यही है मेरा मराठी ड्रामा है, कॉमेडी है, गावात बाई पाहिजे। हाँ, मतलब औरत गांव में चाहिए। विजय कामले। ये कामरे साहब, शुक्रिया। वैसे आप, मैं फिर शुक्र मनाता हूँ कि आप कम से कम एक इंसान तो है जिसने मेरी ये नसीहत पर आपने सुना। क्योंकि बहुत से नौजवान, जैसा कि आपने फरमाया, मेरे पास आते हैं कि हमें अपने ग्रुप में शामिल कर लीजिए। मैं उनसे कहता हूं कि आपको शर्मिंदगी के सिवा कुछ हाथ नहीं लगेगा इस तरह लोगों के पास जा जा के कहना कि मुझे अपने ग्रुप में शामिल कर लीजिए, कोई आपको शामिल नहीं करेगा। मुझे बहुत तलब है, वो तो मैंने कहा इतनी तलब है तो फिर रोक कौन रहा है आपको? आप खुद कुछ कीजिए। अगर आप चाहे सोलर मोशन हो, चाहे 1 पीस हो या 2 एक्टर हो, और मुझे बेहद खुशी हुई, बल्कि है मेरा आज का दिन आपने बना दिया ये बात के। ऐसा और सही में सर, वो ड्रामा मैंने 2 घंटे का ड्रामा खुद लिखा भी है और डायरेक्ट भी किया है, उसने काम भी कर रहा।
बहुत अच्छी मुबारक हो, मैं जरूर देखने आऊंगा ना था जय जय श्री राम जी। सर नमस्कार, मैं उर्वेश कुमार। वैसे मैं दिल्ली मुंबई मेट्रो में डीजी हूँ, लेकिन मेरा पैशन है थिएटर के लिए बहुत ज़्यादा। आपको देख देख के ही आया है काफ़ी को। अब थोड़ा मैं नर्वस हूँ सर बोलने में, लेकिन मैंने भी सर अपना कला क्राफ्ट रंगमंच ओपन किया है अभी पिछले 3 मंथ से, और उनको जो डायरेक्ट करते हैं हमारे तारिक सर हैं। तो बस सर आपका आशीर्वाद बना रहे और मैं अपना थिएटर ग्रुप चलाता हूँ। आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। बहुत बहुत और आपका थिएटर लगा रहे, और यही एक काम है, यही है जो एक माध्यम है जिसमें आप अपने दिल की बात कह सकते हैं, या जो बात आप न कह सके वो किसी असीम मुसन्निफ ने लिखी हो वो आप कह सकते हैं, सुनने वालों को सुना सकते हैं। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर और आपकी बातें सुनकर। थैंक यू सो Hello, sir. My name is Prashant. I just wanted to ask, like, especially like we're experiencing great times of hate, particularly in our country. So, how important it is for especially young people to read poetry and take up at least one art form in order to resist, and what impact could it have on us collectively as a society and on the individual as well? Before suggesting that you read poetry, I suggest that you read. नौजवान लोगों में पढ़ने की आदत ही खत्म होती जा रही है, जिसका बेहद अफसोस का मुझे। और पढ़ना होता है तो सिर्फ टेलीफोन पर ही होता है या कंप्यूटर पर होता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कंटिन्यू रीडिंग। और अंग्रेजी की शायरी आप पढ़ सकते हैं, हिंदी की शायरी आप पढ़ सकते हैं, मराठी में तो खैर लाजवाब शायरी है बहुत सारी, उर्दू की शायरी भी आप पढ़ सकते हैं। लेकिन उर्दू में अक्सर ये मुश्किल होती है कि अल्फाज समझ में आते नहीं हैं, तो आपका हथियार तो है गूगल, उस पर आप पढ़िए। तो मैं आपको ये राय दूंगा कि पढ़ने से मैं अपनी तरफ से ये कह सकता हूं कि जितनी मुझ में मुख्तसर सी दुनिया की या समाजों की या लोगों के आपसी रिश्तों की या इंसानों के बारे में जो समझ में, वो ड्रामे पढ़ के ही आ गया। और जो कुछ मैंने हासिल किया है किताबों से, वो मैं बयान नहीं कर सकता। उस एहसास को मैं बयान नहीं कर सकता जो हाथ में किताब पढ़कर जो महसूस होता है, वो किंडल पर या टेलीफोन पर न किस भी नहीं हो सकता हूँ। तो किताबें अमर रहें, आप अगर पढ़ते रहें तो किताबें अमर रहेगी। Hello. Thank you very much. I really enjoyed the last hour and a half. Could you just spell that name for me, Victor? ALBRMA। ये ALBRMA आयरिश आयरलैंड के थे, ये फारसी और उर्दू के आलत। बस इरफान बरी बहुत से दोस्त Good evening, sir. My name is Chandramohan Nair. I am your fan for Albert Pinto, Gustaki Unanis. You have worked in a lot of movies, Turkey. I have seen all your movies. So I just want to ask you, how can we work with you? We are not playing any hero nowadays. I want you to be my hero in one of the films. So how do I cast you? शायद ख्वाबों में कभी देख सकेंगे गया। मुझे नहीं लास्ट इरफान भाई I just want to thank you, Nasir sir, for such a wonderful evening that we had today. And I want to thank Mumbai University for cancelling that program. We tried to tell all the cities of Mumbai University, yeah. So like what, yeah. We tried and there, I think some of them Kaji here also there, yeah. They are young, and why we chose this place, is so that the students from Kalina campus who missed that program can come here. I'd wait that they cancel more programs
so that we can keep enjoying this. Like, thank you for it. शुक्रिया, बहुत खुशी हुई ये जान के तालिब के उर्दू में डिपार्टमेंट के तालिब इल्म भी यहाँ मौजूद है और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी काफ़ी तादाद में हैं. बहुत खुशी हुई ये जानकर. Sir, Assalamu alaikum. Sir. Sir, I am from Bulandshahr, Uttar Pradesh. I am a student Tata Institute of Social Science, MSW. तो सर जैसे आपको मुंबई यूनिवर्सिटी ने बुलाकर कैंसिल किया था, अगर आपको कभी ANU जामिया आपको पैगाम देता है तो आप वहाँ जाएंगे? मैं सर उसके क्या वो क्योंकि मैं जा चुका हूँ. एक तो मैं पढ़ा हूँ AMU में जी सर, और मैंने ड्रामे वगैरह बहुत किए हैं वहाँ पर, लेकिन कुछ मेरे ख्याल से 40 साल के वक्फे के बाद मैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी फिर गया अपना ड्रामा पेश करने के लिए. सन 70 में मैंने अलीगढ़ ज्वाइन किया था. सन 67 में 67 में, और वहाँ एक बहुत ही शानदार ऑडिटोरियम बना हुआ है जी, कैनेडी हॉल जिसका नाम है, क्योंकि पैसे अमेरिका से मिले थे. और वहाँ बहुत बड़ा स्टेज है फुटबॉल के मैदान की तरह, लेकिन ना उस स्टेज पर कोई पर्दा है, ना कोई लाइट है, ना कोई विंग है, ना कुछ है. और एक रिवॉल्विंग स्टेज का इंतजाम किया गया जिसकी मशीन भी कभी लगाई नहीं है उस वक्त. तो मैं जब 40 साल बाद गया तो मैंने पूछा था उनका, नहीं वो मशीनरी तो छोड़ दी जब तक, वो हमने लगाई ही नहीं. और सब कुछ वैसा था, ना कोई पर्दा था, ना कोई लाइट थी, ना कोई विग था, ना कोई कुछ भी था. सिर्फ एक चीज बदली थी, पर वो था स्टूडेंट्स का बिहेवियर, जिससे मैं बहुत बेदिल हुआ और मुझे बहुत अफसोस हुआ. क्योंकि एक अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के कॉन्स्टिट्यूशन में एक आइटम है कि मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स विल नॉट अपीयर ऑन स्टेज टुगेदर. अब ये किस साहब ने ये कानून बनाया है मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो बहुत ही तंग नजरिए के इंसान होंगे. और उस नाटक में मैं था, मेरी बेटी थी और मेरी बीवी थी. और जैसे ही मेरी बेटी ने प्रोग्राम शुरू किया, वो अकेली स्टेज पर थी, तो जिस बेहुदगी से इसका इस्तकबाल हुआ, मैंने वादा कर दिया कि मैं अलीगढ़ कर दूंगा. ये हमें लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना अंकल? मुंबई यूनिवर्सिटी में जो लोग नासिर भाई के प्रोग्राम के आयोजक था, जो फाउंडेशन, उसका मेंबर यहाँ बैठा है. सो ही वांट्स. आदाम सर, मैं तौसीफ कातिब, बज़्म अहबाब फाउंडेशन से. तो वो जो उर्दू जलसा जो ऑर्गेनाइज किया गया था वो हमारी तरफ से था, और उर्दू डिपार्टमेंट का उसमें कोलैबोरेशन था. और नसीर सर का हमने प्रोग्राम रखा था, प्रीत नगर नाम से उसका कंसेप्ट बिलाल तेगी सर ने नसीर साहब के ज़रिए एज अ कोऑर्डिनेट करके तय किया था. और हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे उसके लिए. और एक्साइटेड का कोई मैं ये बता दूं, कैंपस के अंदर कम से कम 50 बैनर्स हमने लगाए थे, कोई कोना नहीं छोड़ा था जहाँ नसीर साहब का पोस्टर नहीं था. हम इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे. सोशल मीडिया पर हम उसका प्रमोशन कर रहे थे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचने की कोशिश कर रहे थे. लेकिन एक दिन पहले जो सिचुएशन हुई, जो थोड़ा डिपार्टमेंट की तरफ से और कुछ मैनेजमेंट की तरफ से कुछ थोड़ा प्रेशर आया, वो प्रेशर हम कहीं ना कहीं हैंडल नहीं कर सका. और दरअसल मैं बता दूं, हमारी जो तंजीम है बज़्म अहबाब फाउंडेशन, उसके जो मेंबर हैं सब 23-24 से लेकर 30-25 के आसपास के लोग हैं, सारे नौजवान हैं. और ये उर्दू जलसा हमारा दूसरा ही बड़ा प्रोग्राम था, फेस्टिवल था. तो जो हमें प्रोग्राम करना था एक्चुअली वो नहीं कर रहे. वो सेशन मतलब हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, लेकिन हम उसको जो थोड़ा प्रेशर आया उसको हैंडल नहीं कर सके, या बराबर कम्युनिकेशन नहीं हो पाई उसके लिए. और जो जितनी की ऑडियंस या बहुत से ऐसे लोग हैं जो वहाँ आए थे, सबसे पहले मैं उन सबसे माजरत करना चाहता हूँ. नसीर सर से मैं दिल से माजरत करना चाहता हूँ. और मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारा कंसेप्ट था प्रीत नगर का, हमारी ये ख्वाहिश थी कि इसको मतलब सिर्फ उर्दू जलसे तक महदूद न रखते हुए उर्दू जलसे के बाद अलग अलग जगह पर हम करेंगे. तो एक गलती तो हुई है हमसे, कहीं ना कहीं उसे कोताही कहेंगे. अब उसका कफारा क्या हो सकता है नसीर सर ही बता सकता है. थैंक यू सर. पर आपने कैंसिल. और हाँ, सबसे बड़ी चीज एक बात ये कहना चाहूँगा कि हमें जो मलाल है, इस मलाल का जो कपाल सब बताई गई, इसके अलावा थोड़ा माहौल को थोड़ा खुशगुजार बनाने के लिए
इरफान सिद्दीकी साहब का एक शेर है कि ये दरिया खामोशी से बह रहा है, ये दरिया खामोशी से बह रहा है, इसे देखे इसमें डूब जाए। वॉचिंग भाई थैंक यू सो मच। मतलब कि नफरत के बाजार में मोहब्बत का पैगाम देने निकले हम। और मुझे भगत सिंह का बहुत याद आती है कि उन्होंने जो लिखा था कि लिख रहा हूँ अंजाम जिसका कल आगाज होगा। मतलब भगत सिंह को जब लास्ट मोमेंट था और जो किताब की बात की थी, भगत सिंह भी लास्ट में किताब ही पढ़ रहे थे और किताब का पन्ना फोल्ड करके रखा था कि उनको आने वाली पीढ़ी पर इतना भरोसा था कि आने वाली पीढ़ी किताब पढ़ेंगी। तो जो उनकी माँ ने कहा था, माँ से मिलने गए थे तब उन्होंने कहा था कि बेटा तेरे जाने के बाद क्या, तो भगत सिंह ने कहा था मतलब मेरे जज्बातों से कुछ इस कदर वाकिफ है मेरी कलम, अगर मैं इश्क लिखना चाहूँ तो इनकलाब लिखा जाता है। तो सब सर की हर एक इनकलाब की मतलब इश्क की बात है, वो इनकलाब की बात है। और हम हमेशा, जैसे कि सर ने भी कहा था, आनंद सर ने, कि जहाँ पे दरवाजा बंद होता है ना, हम लोग वहीं से दरवाजा नया खोलते हैं और सबको यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं और मोहब्बत का पैगाम देते हैं। तो हम लोग इस कार्यक्रम की जो खात्मा तो ने एक शुरुआत है, तो विनय चारुल जी का गीत है, उस गीत से हम लोग करेंगे। और सभी जो लोग गाने वाले हैं वो भी स्टेज का है, जो हम लोग, क्योंकि जुल्मतों से लड़ना है हमें, वो जुल्मतों से सर ने पूरे उसके बारे में बात किया कि किस प्रकार का जुल्म हो रहा है। लेकिन हम लोग डरने वाले लोग नहीं है, हम लोग डरने वाले लोग नहीं है। जो डरे हुए वो घर पे है, जो मोहब्बत करते हैं या फिर मोहब्बत का पैगाम देते हुए आज यहाँ पे मौजूद है। तो गीत है और उससे पहले एक ऐलान है, वो सिद्धेश करना चाहता है एक इफ्तार की। तो बांटने के इस दौर में प्यार भरी 7 मार्च को इफ्तारी की एक दावत है, तो सभी को न्योता है। यहाँ पे 7 मार्च को मुंब्रा में है, तो मुंबई फॉर पीस भी उसमें है। और सभी नाम बताना चाहता हूँ, इफ्तारी के तौर पे रंगे इफ्तार करके प्रोग्राम का नाम है। तो आप सब जिहाद कीजिए, हाँ, तो इनसे संपर्क कर सकते हैं। तो आप इसके बाद हमसे मिल सकते हैं। अभी हम गाने की ओर बढ़ते हैं। ओके, तो होली विद इफ्तार ऐसे एक कोलैब है अच्छे से, तो जरूर आइए, स्टेटस पर डालिए कि आजकल भड़काना स्टेटस पे होता है, हम प्यार स्टेटस पे बांटेंगे। शुक्रिया। हम जुल्मतों से देश को आजाद कराएंगे, हम जुल्मतों से देश को आजाद कराएंगे, चाहे जो भी कर लो हम तो बढ़ते जाएंगे, चाहे जो भी कर लो हम तो बढ़ते जाएंगे। ओ जिंदाबाद जिंदाबाद संविधान जिंदाबाद, ओ जिंदाबाद जिंदाबाद संविधान जिंदाबाद। वो एक ही मन में सारे वादे भूल जाते हैं, वो एक ही पल में सारे वादे भूल जाते हैं, वो कहते हैं आएंगे पर ना लौट के आते हैं, वो कहते हैं आएंगे पर ना लौट के आते हैं। हमने एक एक वादा उनको याद कराएंगे, हमने एक एक वादा उनको याद कराएंगे, और चाहे जो भी कर लो हम तो बढ़ते जाएंगे, और चाहे जो भी कर लो हम तो बढ़ते जाएंगे। और जिंदाबाद जिंदाबाद संविधान जिंदाबाद, और जिंदाबाद जिंदाबाद संविधान जिंदाबाद। अभी वो इजराइल गए थे, तो क्या बोलते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, वो देश प्रेम के नाम में नफरत फैलाते हैं, वो देश प्रेम के नाम पर नफरत फैलाते हैं, फिर लूटते हैं देश को दंगे करवाते हैं, फिर लूटते हैं देश को दंगे करो। और नसीम शाह जैसे लोग क्या कहते हैं,
हम गली गली में प्यार का शम्मा चलाएंगे, हम गली गली में प्यार की शम्मा चलाएंगे, और चाहे जो भी कर लो हम तो बढ़ते जाएंगे, और चाहे जो भी कर लो हम तो बढ़ते जाएंगे। ओ जिंदाबाद जिंदाबाद संविधान जिंदाबाद, ओ जिंदाबाद जिंदाबाद संविधान जिंदाबाद। आज वो मुंबई यूनिवर्सिटी के बाहर पुलिस की वैन खड़ी है और आज भी उनके बैरिकेड लगाए हुए हैं, तो उनको हम कहना चाहते हैं, ये आखिरी है, ये रात काली पूछती है क्यों ये काली है, ये रात काली पूछती है क्यों ये काली है, अरे किसने हमारी चांदनी हमसे चुरानी है, अरे किसने हमारी चांदनी हमसे चुरानी है। हम जुगनू हर अंधेरे का हिसाब मांगेंगे, हम जुगनू हर अंधेरे का हिसाब मांगेंगे, और चाहे जो भी कर लो हम तो बढ़ते जाएंगे, और चाहे जो भी कर लो हम तो बढ़ते जाएंगे। ओ जिंदाबाद जिंदाबाद संविधान जिंदाबाद, सबकी आवाज आनी चाहिए। जिंदाबाद संविधान जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद, और प्यार मोहब्बत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, प्यार मोहब्बत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। थैंक यू सो मच। हम फिर मिलेंगे किसी जोश के साथ। अब मिलेंगे अमित मंडेश। हाँ, अब किसी ने अभी तक कंट्रीब्यूट नहीं किया, ये कंट्रीब्यूशन का बॉक्स घूम रहा था, वो अभी भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और यहाँ पे स्कैन भी कर सकते हैं मुंबई फॉर बीज को फॉलो करने के लिए। Very nice. The mic shot and they can eat. They were fond of the fun. So, what am I doing? हेलो, लोग जो भी यहाँ पर लोग हैं उनसे बस रिक्वेस्ट है कि वो फोटो के लिए आगे ना आए, जरूर नासिर भाई से मिलने के लिए वो आ सकते हैं, उन्हें बाय बोल सकते हैं, बट प्लीज फोटो के लिए आप आगे ना आए।